तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसा हमने बताया था कि आपको पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा और आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपके सामने यहाँ पर 347 GL यानी 2022 का मॉडल पेपर जो है आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम रसायन विज्ञान के पूरे मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। पहले हम पेपर का ओवरव्यू आपको दे देते हैं, उसके बाद हम कॉपी का भी ओवरव्यू देंगे, ठीक है। इसका जो पूरा सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको हम बोर्ड कॉपी पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड कॉपी पर सोल्यूशन देखिए कराने का मतलब क्या है, कराने का मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा पाएँ कि आखिरकार आप अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे लिख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद देखिए निर्देश की बात करते हैं। इसमें भी निर्देश आपको दिए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आखिरकार इस हमें मॉडल पेपर में मिलेंगी, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। आपको जो प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। जो गणनात्मक प्रश्न हैं आपके गणना के समस्त पद आपको देना है, ठीक है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां आवश्यक हो वो रासायनिक समीकरण आपको देना है, ठीक है। चलिए इसको हम आपको थोड़ा कॉपी में आपको बताते हैं, ठीक है। इस मॉडल पेपर को यहाँ पर देखिए कॉपी में आपको इस तरीके से कॉपी आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर क्या मिलेगी। अगर हम आपको बताना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर मिलेगी। उसके बाद केंद्र की मोहर मिलेगी, ठीक है। उसका देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, क्या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, ठीक है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये साफ इसमें बताया जाएगा। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों का यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। अब देखिए और 1 से 6 तक जो हमें अपने भरना क्या क्या भरना है उसमें परीक्षार्थी अनुक्रमांक यहाँ पे आपको अंकों में डालना होगा और परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है यहाँ पे आपको शब्दों में डालना होगा। विषय आपका क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो आपका क्या है, जो आपका रहेगा केवल आपको डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 347 GL, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके नीचे आपका देखिए कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो कक्ष निरीक्षक आपको रहेंगे वो भरेंगे। चलिए अब मॉडल पेपर के प्रश्नों की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपके प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन आपके कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जैसे इसमें देखिए इसका आंसर दिया हुआ है तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है। क्या डालना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। तो आपको क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। प्रत्येक खंड में आपको कितने विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको इसको लिखना है, ठीक है। का नंबर की बात करेंगे, प्रश्न क्या है, स्टैक्योमेट्री दोष का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, धातु आधिक्य दोष, फ्रेंकल दोष, अशुद्धता दोष,
धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रैंकेल दोष। क्या हो जाएगा फ्रैंकेल दोष, ठीक है। तो आपके लिए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल की मोलरता का मान है। अगर शुद्ध जल की मोलरता की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो उसका मान क्या होता है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता का मान है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों 55.6। कितना होता है 55.6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है उसके लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है। निम्न में शुद्ध व्यंजक कौन सा है, ठीक है। तो A बराबर A0 e की पावर KT, A बराबर AE की पावर माइनस KT, A बराबर A0 e की पावर माइनस KT या A इसका बराबर A0 e की पावर KT, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा A बराबर AE की पावर माइनस KT, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 के घ की बात करेंगे यहाँ पर। तो 1 का घ देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। जो बेंजल्डिहाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। O नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, P नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो जो प्राथमिक अमीन होते हैं उसमें जो परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, गाटरमान अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया या डाईएजोकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी होती है, लैक्टोज। कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 के क की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 2 का क देखिए क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर और आपके सामने उत्तर भी है, ठीक है। तो दोनों आपको मिलाकर अच्छी तरीके से करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, उसका आंसर कैसे देना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कोई भी पूछे अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से लिखना होगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। जो वाष्प दाब होता है इसका जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। क्या करना है, इससे जो राउल्ट के नियम है इस नियम को व्यक्त करने वाले जो सूत्र हैं इसका निर्धारण आपको करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको लिखना है और इसमें देखिए काट पीट कम करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि अगर हमें अच्छा नंबर चाहिए, बोर्ड में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको बिल्कुल भी काट पीट कर नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या है, जब किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील मतलब कि जो वाष्प न बनता हो, जैसे नमक कभी भी क्या होता है वाष्प नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि अगर नमक को घोल देंगे पानी में घुल जाएगा, लेकिन फिर जो उसको ठंडा करेंगे नहीं, उसको जब भाप उसका उछल उड़ाएंगे तो नमक नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, जैसे नमक को जल में मिलाया जाता है, तब इसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है होती है। शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब में इस प्रकार को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। माना क्या मान लेते हैं, माना शुद्ध विलायक वाष्प दाब है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS है, ठीक है। और तथा वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों P0 माइनस PS अपान P0 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है तथा अवनमन वाष्प दाब तथा वाष्प दाब का अवनमन दोनों अणुसंख्य गुणधर्म है और विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के ख की बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ख क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तो 2 का ख देखिए हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा, जालक बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए कोई हमारा जालक बिंदु है, उसके चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में, किसमें? जो परमाणुओं की जो आदर्श व्यवस्था है उसकी में विचलन से उत्पन्न दोष को, जो इसका विचलन होता है उसके विचलन से जो उत्पन्न दोष होता है बिंदु दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु दोष को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है? स्टैकियोमेट्री दोष। दूसरा क्या है? नॉन स्टैकियोमेट्री दोष। तीसरा क्या है? अशुद्ध दोष। ठीक है, यानी स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट्स, नॉन स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट्स या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 का क देखिए क्या हो जाएगा, सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण। जो सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी? Zn इंटू बराबर यस, तो Zn+2 बराबर ये हमारा एक्वाइस +2 ऑक्सीकरण एनोड हो जाएगा, और ये हमारा देखिए अपचयन होगा कैथोड पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल का पूर्ण अभिक्रिया समीकरण Zn बराबर ठोस Cu प्लस AQ बराबर Zn+2 प्लस AQ प्लस CuS। ठीक है, यानी ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो क्या 0.34 माइनस 0.76 बराबर 1.11 वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये नंबर घ नंबर था, घ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए घ नंबर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कोलाइलिक विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के घ की बात करेंगे, तो यह एक विषमांग तंत्र है। कोलाइलिक विलयन में भिन्न भिन्न व्यासों के कारण, ठीक है, जो कोलाइलिक विलयन है उसके भिन्न भिन्न व्यासों के कारण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास, इस विलयन में जो विलेय के कणों का जो व्यास है -4 से -7 सेंटीमीटर होता है। कितना? -10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। और विलायक के जो कण हैं, कणों का जो व्यास होता है 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है, जिन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। 3 के क की बात करेंगे, तो आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आयनिक ठोस क्या होता है और धात्विक ठोस क्या होता है। इन ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। जो इन ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होता है। ठोसे के अवयवी कण क्या होते हैं? धनावेशित धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं धनावेशित धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इन ठोसों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, ठोसों के देखिए यहाँ पे अधिकांश धातुओं के जो गलनांक तथा घनत्व है उच्च होते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर देखिए क्या है। ठीक है, तो ख नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यद्यपि जो नाइट्रोजन होता है +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, क्यों? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, NH3 की प्रकृति क्षारकीय है। जो NH3 की प्रकृति है वो क्या है? क्षारकीय है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये कैसे आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो N7 है नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। ई विन्यास देखिए 1s2 3s2 3p3। ठीक है, डी ऑर्बिटल यानी कि N में मौजूद नहीं है, तो संयोजकता कोष को दबा नहीं पाएगा। जो संयोजकता कोष है उसको दबा नहीं पाएगा। ठीक है, इसी कारण जो होता है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनता। जो नाइट्रोजन होता है वह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्षारीयता, देखिए यहाँ पर क्या है? EDG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/EDG। ठीक है,
और NH3 NH2 CH3 यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 का अगर देखिए जी, यहाँ पे जो आपको नहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको जो लाइनिंग की है ना, ये बहुत ही गलत काम किए हैं। ठीक है, जो कॉपी जिसकी है ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइनिंग आपको 1 2 3 नहीं करना है, ये आपके लिए थोड़ा खराब लगेगा, वहाँ पे शोभा कर देगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उप संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उप संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से, जो हमारा केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप संयोजक क्या करते हैं, हम मेरे प्यारे बच्चों एक उप संयोजक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है उप संयोजक। ठीक है, उप संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं एक तरीके से। ठीक है, आपके यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देखेंगे COCl3 NH3 का होल थ्राइस एक उप संयोजन संता है। क्या है, सत्ता है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, उप संयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, एक संकुलन में धातु आयन की उप संयोजन संख्या Cn, ठीक है, उससे आबंधित लिगेंडों के उन्नदाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे एक धातु आयन से जुड़े हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे, संकुल आयनों का मतलब PtCl6 का होल स्क्वायर तथा NiNH3 होल 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 में Pt तथा Ni की उपस्थिति उप संयोजनों संख्या क्रमशः 6 और 4 है। ठीक है, इसमें देखिए 6 है, इसमें क्या है 4 है। ठीक, ये आपको देख लेना है। 3 के घ की बात करें, क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल में पूर्ण जल अपघटन से 3 विभिन्न यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। 3 यौगिकों का है, देखिए क्या होते हैं, फास्फोरिक अम्ल होता है, पेंटोज शर्करा होती है और नाइट्रोजनी क्षारकी विषम चक्री कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। 4 के क की बात करेंगे। ठीक है, 4 का क देखिए हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। किसके, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कोलराउस के नियम को परिभाषित करना है आपको, इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, इस क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यदि प्रत्येक चालकता, ठीक है, प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या में गुणा किया जाए। क्या किया, गुणा किया जाए, उदाहरण क्या हो जाएगा, लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा H प्लस की पावर इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट की पावर Cl। ठीक है, लैम्डा Cl की पावर इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर, उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए 4 के ख की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कणों पर आवेश की उत्पत्ति के संबंध में कई विचारधाराएं समय समय पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 के ख की बात करेंगे। ठीक है, कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशी साल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यानी कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कणों पर आवेश की उत्पत्ति के संबंध में कई विचारधाराएं समय समय पर प्रतिपादित की गई। इन विचारधाराओं के अनुसार कोलाइडी के कणों पर आवेश निम्न कारणों से उत्पन्न होता है।
पहला क्या है, घर्षण के कारण, दूसरा अधिशोषित आणविक वैद्युत अपघट्ट के विघटन के कारण। इसके अतिरिक्त और भी हैं, कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देखना है। ठीक है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर 273 डिग्री से 268 केल्विन तक क्रिया करती है तो क्या बनेगा। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण आप जब करते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए और प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो 4 के घ का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला फाइबर युक्त प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, क्या ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 5 का क। ठीक है, 5 का क। ठीक है, 5 का क आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार 180, 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के विलयन का क्वथनांक कितना, इतना आपको दे रखा है। तो मोलल उन्नयन का स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लिए कर लेना है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे ख नंबर को भी आपको अपने से करना है। 5 का ख देखिए क्या है, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 के ऊपर, किस पर, 400 के पर। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला देखिए सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन पर 600 केल्विन पर वेग, 400 केल्विन था 600 केल्विन पर वेग क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स था 0.08 सेकेंड इनवर्स है, सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों की रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, क्या, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 × F कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक ब्लॉक p ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इन्हें p ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, p ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। टिप्पणी के देखिए इसमें लिखेंगे तो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व जो होते हैं लिगेंड के साथ मिलकर अनेक प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं लिगेंड के साथ मिलकर अनेक प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक के निर्माण के समय संक्रमण तत्वों के परमाणु अथवा आयन ऋण आवेशित अथवा उदासीन अणुओं के साथ संयोग करके उपसंयोजन बंध का निर्माण करते हैं। उपसंयोजन बंध के निर्माण उदासीन अथवा ऋण आवेशित अणुओं के एक इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक संक्रमण तत्वों के परमाणुओं अथवा आयनों के खाली कक्षक से अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों के आयन एवं उदासीन तथा ऋण आवेशित अणुओं को लिगेंड कहा जाता है। संक्रमण धातु परमाणु एवं आयनों द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख जटिल यौगिक निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये आपको कर देना है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 के घ का फर्स्ट। देखिए फर्स्ट ये है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। चलिए इसको हम आपको करते हैं। तो निम्न उपसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। और अगला क्या है, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको हम बता देते हैं कि उपसंयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समवायता कितने प्रकार की होती है। प्रत्येक समवायों में रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। आपको इसकी शॉर्ट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आपको पूरा हम सोल्यूशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन करवाने का मतलब आपको हम एकदम स्क्रीनशॉट PDF दे दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6 के क की बात करेंगे।
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रयोग देखिए पहला नंबर 6 का क, देखिए 6 का क। ठीक है, तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड है गैस का, ठीक है, गैस का धातु हीलियम के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए किसका हम बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पर जो प्रयोगशाला विधि में जो निर्माण है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, अथवा वाला फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, Cu को गर्म एवं सांद्र या HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा, ठंडे तथा तनु यानी OH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आपको कर लेना है, उसके बाद इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब का सेकंड भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन 6 के ख नंबर की बात करेंगे। तो IUPAC नाम और पूरा ये चीज़ है। आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर IUPAC पद्धति में नाम लिखा गया है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 6 के ख की बात करेंगे। ख में देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ख का सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या दे रखा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ल्यूकास परीक्षण, फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। सारी टिप्पणी आपको हमने करवा रखी है तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7 के क की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 का क क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति लिखिए। तो ये आपका है और ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट करना है मॉडल पेपर का। ठीक, उसके बाद आंसर को करना है। ठीक है, आंसर को करना है। ठीक है, ये आंसर है आपका, इसको भी कर लेना है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 7 का क, ठीक है, इसको भी आपको पूरा आंसर कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसके, तो प्रश्नों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 7 का क। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से हमने पूरा सोल्यूशन करवाया, स्क्रीनशॉट करवाया, मॉडल पेपर बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।